हेलो एवरीवन। वेक्टर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम वेक्टर के एक्सरसाइज 10.3 के पहले के एग्जांपल्स और उसके जो कंसेप्ट है उसकी स्टडी करेंगे। ये पार्ट 4 है। पार्ट 5 के अंदर हम उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल तो हम पार्ट 4 की तरफ बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि कौन कौन से कंसेप्ट यहाँ पर है। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है बच्चों वो है यहाँ पर स्केलर या डॉट प्रोडक्ट का। देखो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कोई भी दो वेक्टर है, जैसे ये ए वेक्टर है बना रखा है मैंने और ये अपना बी वेक्टर है। तो ए और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं, जहाँ पे ए और बी क्या है, ए इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, दिस इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, और जो थीटा होता है वो एंगल बिटवीन ए एंड बी होता है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहाँ पे आप देख सकते हो ए वेक्टर आपका इस तरफ है और बी वेक्टर आपका इस तरफ है, तो उसके बीच का जो एंगल होता है वो थीटा होता है। इसी को हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है वेक्टर का, लेकिन वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन थोड़े अलग तरीके के होते हैं। तो उसके अंदर डॉट प्रोडक्ट भी होता है, क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है। ये डॉट प्रोडक्ट है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको कुछ इसकी खास बातें बताना चाहूँगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन यानी कि क्या क्या पॉइंट्स हमको यहाँ से मिलते हैं डॉट प्रोडक्ट से। पहली बात यह है कि ए डॉट बी इज अ रियल नंबर, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए डॉट बी आप जब भी करोगे तो वो कोई एक स्केलर, मतलब कि एक नंबर आएगा, एक वैल्यू आएगी, एक मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है ना, तो वो एक रियल नंबर आएगा बच्चों। जब भी आप ए डॉट बी करोगे तो वो कोई ना कोई एक रियल नंबर ही आएगा, मतलब उसमें वेक्टर आई जे के नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है कि अगर ए और बी कोई आपके दो वेक्टर है जो कि नॉन जीरो है, ठीक है, तो भी ऐसा पॉसिबल है कि ए डॉट बी क्या हो सकता है, उनका जीरो हो सकता है, लेकिन उसकी शर्त सिर्फ एक ही है, वो ये है कि थीटा जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। देखो थीटा 90 होगा तो कॉस 90 कितना हो जाएगा, जीरो। तो थीटा अगर 90 हुआ तो कॉस 90 जीरो होगा, और कॉस 90 अगर जीरो हुआ तो पहला जो फॉर्मूला है उसमें कॉस 90 ये कॉस थीटा, तो कॉस 90 जीरो, तो ए डॉट बी भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो। तो ए डॉट बी जीरो तभी होगा जब थीटा 90 डिग्री हो, या कॉस 90 जीरो हो, या यूँ बोल दो कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी दो वेक्टर ए और बी अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। इसको ऐसे याद करना है। कैसे याद करना है इसको, कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। थर्ड पॉइंट इसमें यह है कि थीटा अगर जीरो है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो उनके मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। देखो आपको पता ही है कि थीटा अगर 0 डिग्री है तो कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो उस टाइम पे आपका ए डॉट बी क्या आ जाएगा, सिंपल ए बी के बराबर आ जाएगा। तो वहाँ पे यही लिखा हुआ है। इसका मतलब यही है कि ए डॉट बी अगर आप करोगे तो ये सिंपल ए बी के बराबर आ जाएगा, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि बहुत शुड बी पैरेलल, दोनों क्या होना चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। ये पैरेलल की कंडीशन है, ये जो कंडीशन है पैरेलल की कंडीशन है। ठीक है, अच्छा इसमें अगर आप ए डॉट ए करते हो तो ए का स्क्वायर आएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप ए डॉट ए करते हो तो ए का स्क्वायर आएगा, अगर आप बी डॉट बी करते हो तो बी का स्क्वायर आएगा। इस तरह से होता है इसमें। इसके अलावा चौथा पॉइंट ये है कि थीटा अगर पाई यानी कि 180 डिग्री होगा तो ए डॉट बी आपका माइनस ऑफ ए बी आएगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉस 180 डिग्री कितना होता है बच्चों, -1 होता है। ठीक है ना, तो उसी वजह से ये आंसर, मतलब सारे आंसर क्या है, थीटा के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जैसे आपका थीटा चेंज होगा वैसे आपके आंसर भी चेंज हो जाएंगे। कुछ और भी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर। ठीक है, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर हम सेकंड और थर्ड कंक्लूजन को आई जे के पे अप्लाई कर दें, किस पे अप्लाई कर दें, आई जे और के पे। तो देखो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होना चाहिए, क्योंकि देखो आई डॉट आई जब आप करोगे, आई डॉट आई जब आप करोगे तो वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, दूसरा भी मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, और आई के बीच का एंगल तो 0 डिग्री होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप यूनिट वेक्टर होता है तो 1 होगा, ये भी 1 होगा, और कॉस 0 डिग्री भी 1 होता है, तो सब मिला के 1 ही आएगा आपका। तो आई डॉट आई भी 1 आएगा, जे डॉट जे भी 1 आएगा, और के डॉट के भी आपका 1 आएगा। लेकिन जब आप आई डॉट जे करोगे, आई डॉट जे करोगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, और एंगल इनके बीच का बनेगा 90 डिग्री। एंगल इनके बीच का कितना बनेगा, 90, क्योंकि आई और जे तो परपेंडिकुलर होता है। तो 90 तो जीरो दे देगा आंसर आपको, क्योंकि कॉस 90 जीरो होता है, तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है, बेसिक थे। द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर, देखो आप क्या है कि डॉट प्रोडक्ट से दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हो, एंड दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके लिए मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वाकई में इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, कोई भी दो वेक्टर आपको दिए, मैंने बोला कि इनके बीच का एंगल पता करो, तो आप डॉट प्रोडक्ट से पता कर सकते हो, बशर्ते मैं आपको कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर दूँ। कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर देना जरूरी है।
फिर आगे है द स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। देखो जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, मतलब आप ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, बात तो एक ही है, क्योंकि ये रियल नंबर की तरफ मतलब रियल नंबर की तरफ बढ़ता है। आपको बता दिया गया है कि रियल नंबर इसका आंसर होता है, तो रियल नंबर आ रहा है भैया, आप ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, आंसर तो रियल नंबर ही आएगा, है ना, कैसे भी आप सॉल्व करो उसको। फिर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिविटी आपको याद रखनी है कि ए डॉट बी प्लस सी अगर आप करते हो तो ए डॉट बी से ए डॉट सी आप इसको लिख सकते हो। दिस वन इज इम्पोर्टेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट इम्पोर्टेंट। यहाँ से कुछ क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं जिसमें शायद ये कंडीशन लग जाए, और अगर ये लगी, ठीक है ना, तो मतलब इजीली सॉल्व कर देगी उसको। तो ए को अगर आप बी प्लस सी जैसे नॉर्मल आप मल्टीप्लाई करते हो ना, इस तरह से मल्टीप्लाई आप कर सकते हो कि आप ए दे रखा हो ब्रैकेट में बी प्लस सी है, तो ए को बी से भी करो, ए को सी से भी करो, तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है, ठीक है ना। फिर दूसरी प्रॉपर्टी ये भी है कि ए और बी कोई टू वेक्टर है, ठीक है ना, और ये लेमड़ा लेमड़ा भी यानी स्केलर, लेमड़ा कोई स्केलर है, तो उसके समझ तो क्या होगा कि आप लेमड़ा को ए से मल्टीप्लाई करो, लेमड़ा को बी से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, लेमड़ा को दोनों से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, या फिर लेमड़ा को किसी एक से मल्टीप्लाई करो, सब एक ही बात होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉट प्रोडक्ट के अंदर आप आगे लेमड़ा लगाओ, पीछे लेमड़ा लगाओ, बीच में लगाओ, कहीं भी लगाओ, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज द डॉट प्रोडक्ट। फिर बात कर लेते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन लाइन। देखो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं छाया। प्रोजेक्शन क्या होता है, किसी चीज़ की छाया बनती है, ठीक है। तो आपने क्या, जैसे वेक्टर दिख रहा होगा आपको ना, ज़्यादा डिटेल में समझाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोजेक्शन क्या होता है ऐसे आप डिफाइन करते हो, जैसे दो वेक्टर मैंने दे दिया आपको, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है। तो देखो छाया मतलब ये होता है कि आप क्या है कि जैसे ये जो इस वेक्टर को मैं एक बार ए वेक्टर मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, तो ए वेक्टर के ऊपर आप सूरज को यहाँ रख दो, ठीक है ना, तो उसकी छाया यहाँ बनेगी, इस तरह से इसी जगह पर इसकी छाया बनेगी। तो जितनी जगह पर छाया बन रही है ना बच्चों, बस दैट इज द प्रोजेक्शन, दैट इज द क्या, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है, किसी भी एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर पर छाया होती है, प्रोजेक्शन का मतलब ही वही होता है, छाया। तो यहाँ भी छाया ही बनती है, ठीक है। एक ही बी पे पूछेगा तो ऐसे बनेगी, और सेम सेम डायग्राम है ना, सेम डायग्राम, बट अगर बी की ए पे पूछेगा तो ऐसे बनेगी। देखो आप है ना सूरज को यहाँ रखोगे आप, ठीक है, तो छाया इस तरह से बनेगी, इस तरह से देखो, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो इस तरह से यहाँ पे इसी इसी जगह पे छाया बनेगी, ठीक है ना, क्योंकि आप सूरज को यहाँ रखोगे। ये जो लाइन होती है ना, इस लाइन के अकॉर्डिंग अपन मतलब ऐसे सूरज को रखना नहीं है, ये समझने के लिए कह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। ये प्रोजेक्शन होता है, तो ये भी प्रोजेक्शन है। तो प्रोजेक्शन ये होता है, और प्रोजेक्शन निकाला कैसे जाएगा, बहुत ही सिंपल है। ये अगर यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, ये आपका ए है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि बेस को हमेशा कैसे लिखा जाता है, ए कॉस थीटा। यहाँ पर देखो ये बी है, थीटा एंगल बन रहा है, तो ये बी का बेस है, तो इसको अपन लिखेंगे बी कॉस थीटा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल लाइन में अगर मैं समझाऊँ, तो ए का प्रोजेक्शन बी पे ए कॉस थीटा होगा, और बी का प्रोजेक्शन ए पे बी कॉस थीटा होगा। मतलब ए का प्रोजेक्शन लोगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का जो बी पे प्रोजेक्शन है वो ए कॉस थीटा है, और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज बी कॉस थीटा। दैट्स दैट्स द सिंपल थिंग, ठीक है ना। फिर इसके कुछ ऑब्जर्वेशन है, तो ऑब्जर्वेशन क्या है, इफ पी अगर कोई यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना, किसी लाइन के अलोंग एल पे, तो प्रोजेक्शन ए जो होगा एल लाइन पर वो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट पी, ठीक है। ये वही बात है, जैसे ये अपना ए वेक्टर है और ये कोई लाइन है एल, ठीक है, तो ए का जो एल पर जो प्रोजेक्शन है वो तो ये वाला होगा, है ना, तो ये ए का प्रोजेक्शन है एल पर, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट पी कैप, मतलब ए वेक्टर और पी कैप का आप डॉट प्रोडक्ट कर दो, है ना। देखो आप इसको ओपन करोगे तो बात वही निकलेगी, ए वेक्टर का ए आ जाएगा, पी वेक्टर का 1 आ जाएगा, और कॉस थीटा आ जाएगा। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, है ना। अगर मैं आपको ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करूँ तो कर सकता हूँ कि ए वेक्टर जो है वो ए, उसका ए आ गया, पी कैप का 1 आएगा, पी कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, 1 होगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, इस पर कैप लग रही है ना, वो यूनिट वेक्टर होता है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। तो ए का मैग्नीट्यूड ए आया और पी का 1 आ जाएगा, और बाकी कॉस थीटा। तो देखो ए कॉस थीटा तो है, क्या है ये बताओ मुझे, प्रोजेक्शन ऑफ ए है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए इज ए कॉस थीटा, ठीक है ना, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, दैट इज ए कॉस थीटा। और आप इसको ए वेक्टर डॉट पी कैप भी लिख सकते हो ना, बस इसे याद रखना कि ऐसे लिखा जा सकता है ना, काम कहीं नहीं आएगा। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन अदर वेक्टर बी, अगर देखो ए का बी पे प्रोजेक्शन निकालना चाहते हो तो वो कैसे निकलेगा बेटा, ए वेक्टर डॉट बी कैप कर दो, बी का कैप कर दो, बात तो वही है, ए कॉस थीटा आएगा।
ए वेक्टर का प्रोजेक्शन इज ए cos थीटा और बी वेक्टर का प्रोजेक्शन इज बी cos थीटा, ठीक है ना। और यहाँ से एक और चीज हमको मिल रही है जो भी हमको ध्यान रखनी है। देखो ए वेक्टर डॉट बी का कैप करते हो तो किसी भी वेक्टर का जो कैप का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कैप की जगह क्या लिख दिया, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। फिर उस वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड को मैंने जब सॉल्व किया तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ गया और डिवाइड में क्या आ गया, मैग्नीट्यूड। तो ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालोगे तो उसका फॉर्मूला होगा ए डॉट बी अपॉन बी। ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालोगे तो उसका फॉर्मूला होगा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और अगर आप बी का प्रोजेक्शन ए पे निकालते हो तो भी फॉर्मूला ए डॉट बी लेकिन डिवाइड में ए आ जाएगा, है ना, बस दैट्स लिटिल डिफरेंस। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला भी हमको ध्यान रखना है और ये भी आपके काम आ सकता है। थीटा अगर 0 डिग्री होता है तो जो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी होता है विल बी ए बी इटसेल्फ, वो ए बी ही रहता है, ठीक है। और थीटा अगर 90 डिग्री होता है तो प्रोजेक्शन ऑफ जो ए बी है वो आपका बी ए बन जाएगा। यानी कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे के ऊपर है, बिल्कुल ही ऊपर है, एक दूसरे के साथ ही है बिल्कुल, ठीक है ना, ये ए और ये बी, तो यहाँ से ए बी वेक्टर बन जाएगा। तो ए बी वेक्टर के ऊपर ही ए बी वेक्टर है, ठीक है, मतलब थीटा 0 डिग्री है तो जो प्रोजेक्शन होगा वो ए बी का ए बी ही रहेगा। और अगर थीटा जो है वो 180 डिग्री, 180 मतलब पीछे आ गया, रिवर्स आ गया, बिल्कुल रिवर्स आ गया, तो ए बी का जो प्रोजेक्शन है वो क्या बन जाएगा, बी ए बन जाएगा, ठीक है ना। ये जस्ट रिवर्स कर दिया आपने। फिर थीटा अगर 90 डिग्री है या थीटा 270 डिग्री है, 3 पाई/2 यानी 270 डिग्री, तो प्रोजेक्शन जो होगा ए बी विल बी 0। प्रोजेक्शन कैसे आएगा, मुझे एक बात बताओ, 90 डिग्री में प्रोजेक्शन कैसे आएगा, ठीक है ना। आप बेसिक, मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट से बताया, मैंने कोई थ्योरी वगैरह नहीं बताई है। आप मुझे बताओ, सूरज को आप याद रख रहे हो, इसकी जो ए है उसकी छाया बी पे आ सकती है क्या, नहीं आ सकती, तिरछा तो रख नहीं सकते आप इसको, क्योंकि जैसा बी होता है ना उसी के अकॉर्डिंग उसके पैरेलल में रखना होता है। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल यही आएगी, एग्जैक्टली यही आएगी। मतलब कहने का मतलब कोई छाया नहीं बनेगी, नो प्रोजेक्शन दैट इज नो प्रोजेक्शन वेक्टर। प्रोजेक्शन नहीं तो प्रोजेक्शन वेक्टर कैसे आएगा, मुझे बताओ। पहला एग्जांपल अपन शुरू करते हैं बच्चों। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड्स 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली एंड ए डॉट बी आपका 1 दे रखा है। देखो ए डॉट बी तो आपको 1 दे रखा है, ए आपको 1 दे रखा है, बी आपको 2 दे रखा है और पूछ रहा है कि थीटा कितना होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ए डॉट बी जो होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा। तो देखो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी इज वॉट 1, ए क्या है 1 और बी क्या है 2, तो 1/2। तो कॉस थीटा अगर 1/2 तो थीटा कितना आएगा, कॉस की वैल्यू 1/2 आती है 60 डिग्री पे, तो थीटा आपका 60 यानी कि π/3 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एग्जाम्पल 14, फाइंड एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर्स। दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, ए वेक्टर आपको दे रखा है आई प्लस जे माइनस के एंड बी वेक्टर आपको दे रखा है आई माइनस जे प्लस के। ये पूछ रहा है कि इनके बीच का थीटा यानी कि एंगल कितना होगा। तो देखो मेरी बात सुनो, सभी को पता है कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो देखो ए डॉट बी आपको निकालना पड़ेगा, ए बी और बी भी आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन ए डॉट बी निकाल लेते हैं। ए डॉट बी मतलब कि आई प्लस जे माइनस के को डॉट करना है आपको आई माइनस जे प्लस के से। अब देखो बच्चों, ये डॉट किस तरह से अपन करते हैं, सिंपल आई को आई से मल्टीप्लाई करना है, जे को जे से करना है, के को के से करना है। देखो बाकी सारे प्रोडक्ट जो है वो जीरो है, जैसे अगर आप आई को जे से करते हो तो आपका आंसर जीरो है, आप जे को के से करते हो तो आंसर आपका जीरो है, के को आई से भी जीरो, आई मतलब सब रिवर्स जीरो। सिर्फ जो बचेंगे वो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के। अब आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। तो मैं आपको एक सीधी सी बात बोलूंगा कि आप जब भी ए डॉट बी करोगे आप इनके कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी आपको ये करना है कि जो आई है और आई है दोनों के कोफिशिएंट, जैसे इसका कोफिशिएंट 1 है और इस वाले आई का कोफिशिएंट भी क्या है 1 है, तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस जे का कोफिशिएंट है वो 1 है और इस वाले जे का जो है वो -1 है, प्लस यहाँ पे के का -1 है कोफिशिएंट और इस वाले के का प्लस का 1 है। इस तरह से आपको इसको करना है। तो 1 × 1 1 ही आएगा, या -1 और ये भी -1, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, है ना, क्योंकि एक तो कट जाएगा। तो ए डॉट बी आपको मिल चुका है। अब ए क्या होगा, तो देखो बच्चों ए इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या है, तो ए का मैग्नीट्यूड निकाल दो आप, √(=
कोफिशिएंट क्या है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, दैट इज √3। बी का क्या आएगा बच्चों, तो बी का भी देखो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बी का भी √3। ये तो सीधा सीधा आ रहा है। तो बेटा फ्रॉम फर्स्ट कॉस थीटा बराबर क्या आएगा, ए डॉट बी अपॉन ए बी, ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो ए डॉट बी इज वॉट, -1, ए बी इज वॉट, एक तो √3 है ए और बी भी आपका √3 है, दैट इज -1/3, √3 इंटू √3 3 होता है। तो ये कॉस थीटा का आंसर है, और थीटा का आंसर क्या होगा, कॉस इनवर्स -1/3, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। आपको हो सके तो कॉस इनवर्स में लाके आंसर को छोड़ना है, कॉस थीटा तक छोड़ोगे तो भी ठीक है, बट इनवर्स तक छोड़ो तो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ए आपको दे रखा है, बी आपको दे रखा है, आपको शो करना है कि वेक्टर्स ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर। दिस वन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें आपको ये शो करना है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले तो आप ए प्लस बी और ए माइनस बी निकाल दो। तो ए है आपका 5i माइनस j माइनस 3k, और बी क्या है आपका i प्लस 3j माइनस 5k, ठीक है ना, ये वेक्टर है i प्लस 3j माइनस 5k। तो देखो सबसे पहले तो आप a प्लस बी निकाल दो। a प्लस बी कितना आएगा बच्चों, तो a प्लस बी जोड़ना है, तो i को i से, j को j से और k को k से जोड़ना होता है। तो 5+1, 5+1 का i, ठीक है, प्लस -1 प्लस 3 का j प्लस -3 माइनस 5 का k, कितना हो जाएगा, 5 और 1 6i, 3 में से 1 गया तो प्लस का 2j, और 5 6 7 8 माइनस का 8k, ये आपका a प्लस बी आ गया। सिमिलरली आपका a माइनस बी क्या आएगा, a माइनस बी क्या आएगा, तो देखो a माइनस बी माइनस करना है, तो 5 माइनस 1 ऑफ i प्लस -1 माइनस 3 ऑफ j प्लस -3, और ये माइनस का 5 है तो माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस 5 ऑफ k। कितना आ जाएगा बच्चों, a माइनस बी, a माइनस बी आपका आ जाएगा, इसको हटा दो ऐसे, a माइनस बी आपका आ जाएगा यहाँ से, 5 में से 1 गया तो 4, 4i, ठीक है, 3 और 1 4 माइनस का 4j, और 5 और 3 प्लस का 2k, ठीक है ना, ये आपका a माइनस बी आ गया। अब बच्चों यहाँ पर हमको ये पूछा, इसको फर्स्ट और सेकंड मान लो भाई, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है ना, इसको आप फर्स्ट और सेकंड मान लो। अब यहाँ पर जो हमसे पूछ रहा है उसके बारे में सोचिएगा कि ये पूछ रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो फॉर फर्स्ट एंड सेकंड टू परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको परपेंडिकुलर लिख देता हूँ मैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखो दोनों परपेंडिकुलर तब होंगे जब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0, यानी a डॉट ए प्लस बी और a माइनस बी का जो डॉट है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो आप इनका डॉट निकाल दीजिए बच्चों, डॉट क्या आ रहा है, तो देखो a प्लस बी क्या है, 6i प्लस 2j माइनस 8k डॉट, ठीक है, इधर क्या आ रहा है, 4i माइनस 4j प्लस 2k। तो उसको चेक कर लेते हैं अपन क्या आ रहा है, ये भी लिख देते हैं। देखो 6 चौक 24 24, ठीक है ना, और 4 दूनी 8 माइनस का 8, और 8 दूनी 16 माइनस का 16। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं बच्चों, सिर्फ कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, 6 को मल्टीप्लाई करो 4 से, 2 को मल्टीप्लाई करो 4 से, -4 से मतलब, और -8 को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो सब मिला के 0 आ गया है ना, 24 माइनस 24, तो 24 माइनस 24 कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो ये 0 आ गया है, तो 0 बराबर 0, दैट इज LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव, यस दीज आर द परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है ना, ये दोनों परपेंडिकुलर है, प्रूव हो चुका है। 12वां एग्जांपल, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी। देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी के अपन ने कई सारे फॉर्मूले देखे, जैसे कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये क्या क्या फॉर्मूला होता है, एक तो होता है ए कॉस थीटा, जिसको अपन तब यूज करेंगे जब थीटा दे रखा हो। दूसरा फॉर्मूला होता है आपको ए वेक्टर डॉट, अगर बी के साथ है तो बी का कैप, ए वेक्टर डॉट बी का कैप। तीसरा फॉर्मूला हमने देखा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, प्रोजेक्शन बी पे निकाल रहे हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी।
ये 3 फॉर्मूले आपके पास में प्रोजेक्शन के होते हैं, तो जो सूटेबल होता है वो आप यूज़ कर लेते हो। तो मोस्ट सूटेबल यहाँ पे ये वाला ही है अपना, ए डॉट बी अपॉन बी, ये फॉर्मूला अपने को यूज़ करना है। तो ए डॉट बी अपॉन बी यानी कि 2i प्लस 3j प्लस 2k, ये अपना ए है, और बी जो है अपना वो है i प्लस 2j प्लस k, ये अपना बी हो गया। फिर अपना मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, ये अपना मैग्नीट्यूड हो गया। तो देखो ऊपर डॉट कैसे करेंगे, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, और 2 इंटू 1 दैट इज अगेन 2, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 5 और 6 रूट 6। ठीक है, तो 6 7 8 9 10 10 आ गया ऊपर तो, और नीचे क्या गया, रूट 6 आ गया। ठीक, इसके आगे ज़्यादा सॉल्व होगा नहीं, आप रेशनलाइज कर सकते हो, बाकी लगभग यही आपका आंसर है, आप रेशनलाइज कर सकते हो, बट ये है आपका आंसर है। ठीक है ना, ये प्रोजेक्शन है। देखो प्रोजेक्शन एक रियल नंबर आता है, आप देख सकते हो, प्रोजेक्शन इज ए रियल नंबर। कोई भी प्रोजेक्शन आप निकालते हो किसी वेक्टर का दूसरे पर, तो वो कहीं ना कहीं एक रियल नंबर आता है, कॉस कंपोनेंट होता है वो कहीं ना कहीं। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी इफ टू वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट a आपको 2 b आपको 3 और a डॉट b आपको 4 दे रखा है। यहाँ पे आपको a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है ना, और जो हमको दिया हुआ है वो हमको a का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2, b का दिया हुआ है 3, और a डॉट b हमको 4 दे रखा है, a डॉट b हमको 4 दिया हुआ है। तो देखो इसमें बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बट इस तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हेयर हमारे पास a वेक्टर माइनस b वेक्टर है, तो हम क्या करेंगे, a वेक्टर माइनस b वेक्टर का स्क्वायर कर देंगे, मतलब इसको इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट अपन a माइनस b वेक्टर कंसिडर करते हैं, लेट a माइनस b वेक्टर, तो इसको मल्टीप्लाई विद सेम, मल्टीप्लाई विद सेम, उसी से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो a डॉट सॉरी a माइनस बी आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा खुद a माइनस बी से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो a इंटू ए डॉट ए इंटू ए क्या होगा, a डॉट ए। ठीक है, फिर a को आप b से करोगे तो माइनस का a डॉट बी आएगा, फिर आप b को अगर a से करते हो तो माइनस का b डॉट ए आएगा, और फिर आप b को b से करोगे तो माइनस माइनस प्लस का b डॉट b आपको मिलेगा। तो देखो इसमें कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे a डॉट ए जो होता है वो a स्क्वायर होता है। ठीक है, और a डॉट बी और b डॉट ए एक ही बात होती है, तो आप इसको भी a डॉट बी लिख सकते हो। ठीक है ना, मतलब एक ही होता है दोनों का, और b डॉट बी भी क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखो a स्क्वायर माइनस ये a डॉट बी जो है ना, माइनस माइनस का ट्वाइस ऑफ a डॉट बी बन जाएगा, प्लस का b स्क्वायर। ये हमको मिल रहा है किसके बराबर बताओ, ये हमको मिल रहा है a माइनस बी वैक्टर का होल स्क्वायर, ये हमको ये मिल रहा है। ठीक है ना, क्योंकि उसी से मल्टीप्लाई करो तो स्क्वायर बन जाएगा। अब आपको सब पता है, एक a अगर आपका 2 है तो ये 2 का स्क्वायर है, फिर 2 a डॉट बी आपका अगर 4 है तो ये 4 है, प्लस b आपका अगर 3 है तो ये 3 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4, 4 टू जा 8, 3 3 जा 9। तो यहाँ पर देखो 9 और 4 13, 13 में से 8 जाएंगे तो ये आपके 5 बच जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आपका कितना बच गया, 5। मेरी बात सुनो, a माइनस बी वैक्टर का स्क्वायर जो है ना वो 5 है, तो यहाँ से a माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर हटाओ तो रूट लगाओ, तो रूट 5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, दैट्स द मेथड, इस तरह से इसको करना है आपको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट वी नीड सम प्रैक्टिस। एग्जाम्पल 18 पे आ जाते हैं, इफ a इज ए यूनिट वेक्टर एंड x माइनस है और x प्लस ए इज इक्वल्स टू 8, फाइंड x। वही क्वेश्चन है बच्चों, वही क्वेश्चन है, x माइनस ए है डॉट x प्लस ए है, ये अपने को दे रखा है, और ये अपने को 8 दे रखा है। जहाँ पर हमको ये भी गिवन है कि a वेक्टर जो है ना वो यूनिट वेक्टर है, यानी कि यूनिट वेक्टर होने का मतलब ये होता है बच्चों कि a वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा यानी a निकालूंगा तो वो 1 आएगा, इसलिए अपन इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। यहाँ पे देखो x से मल्टीप्लाई होगा तो x डॉट एक्स, फिर x आपका a से होगा तो प्लस x डॉट ए, फिर आपका माइनस a जो है वो x से होगा तो माइनस a डॉट एक्स, फिर आपका माइनस ए से होगा तो माइनस a डॉट ए, तो ये सब आपका 8 के बराबर है।
तो देखो इसमें एक बात तो क्लियर है, एक्स डॉट एक्स आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये आपका एक्स डॉट ए और ये आपका माइनस का एक्स डॉट ए आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि इसमें उल्टा एक ही बात होती है, ए डॉट बी और बी डॉट ए डॉट प्रोडक्ट में सेम चीज़ होती है। इधर ए डॉट ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो आपका कैंसल आउट हो रहा है, इसको भूल जाओ। एक्स स्क्वायर का आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक बात बताता हूँ मैं आपको, जो ए स्क्वायर है ना आपका, तो अगर ए वन है तो ए स्क्वायर भी क्या होगा, वन ही होगा, या वन का स्क्वायर लिख दो बोले। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 8+1, 8+1 यानी कितना आ गया 9। तो अगर 8 का एक्स का स्क्वायर अगर 9 है तो एक्स कितना होगा बच्चों, 3 हो जाएगा। एक्स कितना हो जाएगा, 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, ये आपका आंसर है। अच्छा, स्क्वायर का जब अपन सॉल्व करते हैं तो दो आंसर आता है, एक +3 भी आता है और एक -3 भी आता है, ठीक है। लेकिन बच्चों मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि ये मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड हमेशा ही क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। बेसिक वाले फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल 19, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी वी ऑलवेज हैव दिस रिलेशन, ठीक है। आपको ए डॉट बी का कोई कोई भी वेक्टर दिया हो तो यही रिलेशन एस्टेब्लिश होता है, ये आपको प्रूव करना है। देखो इसको हम आराम से वेरीफाई कर सकते हैं। अपन जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना। इसने जैसे लिखा है वैसे लिख दूंगा भले मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख दो फिर, ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर आप कॉस थीटा अगर निकालते हो तो कॉस थीटा क्या आएगा, देखो कॉस थीटा आएगा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब बेटा देखो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि वी ऑलवेज हैव, हमेशा यही कंडीशन अपने को मिलेगी, ऐसा इसने बोला है। तो बच्चों हम जानते हैं, वी नो कि जो कॉस थीटा होता है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू क्या हो सकता है, वन हो सकता है। वन से तो छोटा ही होगा, सारे के सारे जो फंक्शन होते हैं, ठीक है ना, जैसे साइन और कॉस दोनों ही -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो वन से तो छोटा ही होगा ये, ठीक है। अगर ये वन से छोटा ही होता है तो यहाँ पर जो कॉस थीटा आपका आ रहा है, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये वन से छोटा है। तो कॉस थीटा अगर वन से छोटा है, इसका मतलब ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये भी आपका वन से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो बस आप इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ए डॉट बी बराबर क्या आ जाएगा, छोटा इससे मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी से, एंड दैट इज योर आंसर। अब इसमें ए डॉट बी आप, मैंने ये मोड लगाया नहीं है, बट आप एक बात बताओ मुझे, मोड ही तो है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, मोड ऑफ ए डॉट बी, क्योंकि ए डॉट बी स्केलर ही तो होता है, उसका आंसर हमेशा स्केलर आंसर आता है, सिंपल वैल्यू आती है, ठीक है। बराबर नहीं है ना, ये साइन है, ठीक है। तो आराम से आप लिख सकते हो, और इसके लिए लिखा है कि ये कॉची सेवार्ज इनइक्वालिटी है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखनी है। फिर एग्जाम्पल 20 आपका आता है, यहाँ पर दो वेक्टर के लिए ए और बी के लिए हमको बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी ये हमेशा लेस देन इक्वल्स होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी के। बिल्कुल सही बात है, ट्राइंगल की जो तीसरी साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, ट्राइंगल की दोनों साइड का या तो उसके सम के बराबर हो जाएगी या फिर उसके सम से कम ही रहेगी। वैसे तो कम ही रहती है, अगर ट्राइंगल बनाना है तो बराबर हो जाएगी तो लाइन बन जाएगी। तो खैर इतनी बातें नहीं समझनी अपने को, सिंपल सोचना है कि ये कैसे आएगा। तो बच्चों देखो ए प्लस बी जो है वो कहीं ना कहीं थर्ड साइड होती है, मैंने ट्राइंगल ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। ए प्लस बी इज अ थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। अगर आप इसको ट्राइंगल लॉ से सॉल्व कर रहे हो, कैसे सॉल्व कर रहे हो, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको पता होगा कि ये अपना ए वेक्टर है और ये अपना बी वेक्टर है, तो जो थर्ड साइड होती है दैट इज बेसिकली, मैं इसको सी वेक्टर मान लेता हूँ, तो सी वेक्टर इज बेसिकली व्हाट, ए प्लस बी द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो हम इसको प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, टू प्रूव इट हम वही वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, लेट ए प्लस बी को हम ए प्लस बी से ही मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा। देखो क्या होने वाला है, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए, एक बार ढंग से लिख देता हूँ, चलो मैं सीधा लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर आएगा बच्चों, सबको पता है। फिर ए को बी से करेंगे तो ए डॉट बी, फिर बी को जब ए से करेंगे तो बी डॉट ए, और बी को बी से करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये तो अपना ए प्लस बी वैक्टर में ना का स्क्वायर है, और इधर अपने को क्या मिलने वाला है, देखो ए स्क्वायर है प्लस ए बी और बी ए एक ही बात होती है, ए बी बराबर बी ए,
ठीक है ना, ए बी और बी एक ही बात होती है, यहाँ पर एक ही बात होती है। तो ये अपना 2ab हो जाएगा, 2a.b प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि a डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो जाहिर सी बात है ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू ए बी खुद हो सकती है। ए डॉट बी की जो मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि ए डॉट बी की वैल्यू ए बी कॉस थीटा होती है, तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो कॉस थीटा अगर 1 है तो ये आपको क्या मिलेगा बताओ मुझे, ए डॉट बी आपको सिंपल ए बी मिल जाएगा। और ये तब मिलेगा जब मैक्सिमम वैल्यू की बात करोगे। तो ठीक वैसा ही यहाँ पर अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँ तो उस समय मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये साइन हटाना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको मैक्सिमम मतलब ए डॉट बी का ए प्लस बी का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, क्योंकि जो ये राइट हैंड साइड है वो जो ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा क्यों हो जाएगी, क्योंकि मैं ए डॉट बी को मैक्सिमम ले रहा हूँ। तो अगर मैं इसको मैक्सिमम लूँगा दैट इज़ 2ab है ना, 2ab, ए डॉट बी को ए बी लिखा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू पे चला जाएगा। क्लियर है, तो मैक्सिमम तो या तो बराबर होगा या ज़्यादा होगा, इसे अपन समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये तो अपना ए प्लस बी वैक्टर का स्क्वायर है, लेकिन ये अपने को क्या मिलेगा, देखो ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ से टेक रूट बोथ साइड, तो अगर आप दोनों तरफ रूट लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, इधर तो अपना ए प्लस बी आ जाएगा वापस वेक्टर में, जबकि इधर अपने को क्या मिलेगा राइट हैंड साइड में, ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो खाली ए प्लस बी मिलेगा। तो ये वही एक्सप्रेशन है जो ऊपर लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। क्लियर, दैट इज द आंसर एंड हेंस प्रूफ एंड एवरीथिंग। एग्जाम्पल 21, show that the points A, B and C are collinear। देखो 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है ना, ए बी और सी। सिंपल समझाएंगे आपको, ए बी और सी, आपको बोला है कि ये कोलिनियर है। तो मेरी एक बात है आपसे कहना है कि ये कोलिनियर कब हो सकते हैं, ए बी और सी कोलिनियर कब हो सकते हैं, बहुत सारे कंडीशन पे कोलिनियर हो सकते हैं, लेकिन मैं आपसे सिंपली पूछूं तो कैसे हो सकता है। देखो जो साइड ए बी है उसको अगर आप बी सी से जोड़ोगे तो अगर ए सी आ जाता है तो इसका मतलब ये एक ही लाइन में माने जाएंगे। तो इनकी एक ही लाइन में होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी प्लस बी सी को ए सी होना पड़ेगा। तो यही चीज़ अगर आप वेक्टर पे अप्लाई कर दो तो आप वेक्टर लगा दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, कोलिनियर पे तो आप लगा सकते हो। तो ए बी का वेक्टर प्लस बी सी का वेक्टर किसके बराबर होना चाहिए, ए सी का वेक्टर। ठीक है ना, ये कंडीशन है। आपको एक्चुअली एग्जाम में क्या करना होगा, ये 3 पॉइंट दे रखे होंगे, आपको 3 वेक्टर निकालने होंगे, वो तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। मतलब वेक्टर से भी चेक कर सकते हो, मैग्नीट्यूड निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बारी बारी से निकालेंगे हम। देखो ए जो है आपको लिखा हुआ है सामने, बार बार मैं नहीं लिखने वाला, बी भी लिखा हुआ है, सी भी लिखा हुआ है। हमको क्या करना है, ए बी बी सी और ए सी निकालना है। तो सबसे पहले ए बी वैक्टर निकालेंगे अपन। देखो ए बी वैक्टर क्या होगा, ए से बी का वेक्टर यानी कि 1 - 2, है ना, क्योंकि देखो फाइनल माइनस इनिशियल होता है हमेशा, बता रखा है आपको। ए बी वैक्टर आप करोगे तो अब बी माइनस ए करोगे, ठीक है ना, अब बी माइनस ए करोगे तो 1 + 2 दैट इज 3i। ठीक है, 2 - 3 माइनस का जे 3 - 5 यानी -2 के, ये अपना ए बी आ जाएगा। वैसे ही अपना बी सी वैक्टर क्या आएगा, बी सी वैक्टर अपना आ जाएगा, तो बी से सी बजा रहे हैं तो 7 - 1 यानी कि 6i। फिर यहाँ पे जे नहीं आ रहा है तो 0 - 2 दैट इज -2j, और -1 - 3 दैट इज -4k, ये अपना बी सी आ जाएगा। और लास्ट आपको ए सी निकालना, तो ए सी भी आप निकाल दो। ए सी कितना आएगा, देखो ए से सी तो 7 + 2 9i। ठीक है, फिर 0 - 3 दैट इज -3j, फिर -1 - 5 यानी माइनस का 6k। ठीक है, अब आपको बस ये चेक करना है कि ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी ए सी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ए बी प्लस बी सी क्या है, देखो 3i - j - 2k प्लस बी सी है आपका 6i - 2j - 4k। तो साफ साफ दिख रहा है 3 और 6 यानी कि 9i।
ठीक है, इधर -2 - 1 दैट इज -3j, इधर 4 और 2 माइनस का 6k, एंड दैट इज इक्वल्स टू AC वेक्टर, यानी कि AB प्लस BC बराबर AC आ रहा है। तो आप कह सकते हो कि यस दे आर कोलिनियर, ये कोलिनियर बन जाएंगे। ये कोलिनियर की शर्त होती है। इस तरह से आपको शो भी करना है, ये आपका तरीका भी रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में एग्जाम्पल करने थे, हमने एग्जाम्पल कर दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन वो सारे क्वेश्चन इस तरह के छोटे छोटे इजी क्वेश्चन ही रहेंगे। यहाँ पर मैंने जो आपको समझाया था वो कंसेप्ट था, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसका जो PDF है वो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और एक्सरसाइज अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।